हेलो बच्चों, देवगंगा ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास भौतिक विज्ञान का प्रथम चैप्टर, जिसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी। अब स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की एक बहुत बड़ी शाखा है, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं। क्या बताया मैंने? भौतिक विज्ञान की यह बहुत बड़ी शाखा है जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं। तो यही है आपके पास में स्थिर वैद्युतिकी। तो ये जो इस चैनल के ऊपर अपन पढ़ा रहे हैं वो आरबीएससी और एनसीईआरटी बोर्ड का हिंदी का सिलेबस आपको करवाया जा रहा है, जो कि आपको नोट करना है बहुत अच्छे से। एक एक चीज को क्लियर करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे, और जहां पे भी आपको डाउट आता है आप कमेंट करके जरूर बताएं कि सर इस चीज के अंदर डाउट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो सबसे पहला टॉपिक है आपके पास में स्थिर वैद्युतिकी। ये क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिखते हैं। भौतिक विज्ञान की यह ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं। यही क्या कहलाती है? स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। जैसा कि नाम से भी अपने को पता चल रहा है कि स्थिर वैद्युत यानी कि स्थिर है, रुका हुआ है, और यहां पे वैद्युत क्या है? आवेश है। तो यहां पे आपके पास में एक नया वर्ड निकल के आता है, वो है आवेश। अब आवेश के बारे में हम पढ़ेंगे कि आवेश क्या है। तो चलिए अपन देखते हैं आवेश क्या है। आवेश, अब देखो, जिसको अपन बोलते हैं चार्ज। आवेश कोई वस्तु नहीं है जिसको हम खरीद सकें। आवेश क्या है? किसी भी वस्तु का गुण धर्म होता है। आवेश किसी वस्तु का गुण धर्म होता है जिससे वह विद्युतीय तथा चुंबकीय प्रभाव का प्रदर्शित करता है। कहने का मतलब, आवेश किसी पदार्थ का वह गुणधर्म है जिससे वह विद्युतीय तथा चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित करता है। अर्थात यह क्या है? एक गुण है जिससे वो क्या करता है? विद्युतीय प्रभाव व चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित करता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी वस्तु अगर विद्युतीय प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित करती है तो इसका मतलब क्या है? वह आवेशित है, गुण है एक प्रकार का। जैसे कि कुछ लोगों को गाने का गुण होता है, कुछ लोगों में फेंकने का गुण होता है, बड़ी बड़ी लंबी लंबी फेंक देते हैं। तो इस प्रकार का यह भी गुण है जिससे वह विद्युतीय प्रभाव को और चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित करता है। अब यहां पे कौन सा होता है विद्युतीय प्रभाव और कौन सा होता है चुंबकीय प्रभाव, उसकी अपन बात करते हैं। तो विद्युतीय प्रभाव तो अपन ने जनरल लाइफ में बहुत बार देखा है। जैसे कि सर्दियों के दिनों में हम कंबल को ओढ़ते हैं, तो अगर गलती से अपना हाथ लग जाता है तो हम देखते हैं कि वहां पर चिंगारी उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? चिंगारी। तो यह क्या है? आपके पास में आवेश का विद्युतीय प्रभाव है। इसी प्रकार से आप लोगों ने पॉलिस्टर की साड़ियां देखी होंगी। पॉलिस्टर की साड़ियों को अगर कई बार अपन फोल्ड करते हैं तो वहां पर भी आवेशों का ये गुण आता है। चट चट की एक साउंड जनरेट होता है, वो साउंड यहां पे जनरेट होता होगा। ऐसा ही आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि टीवी की स्क्रीन के पास में अगर अपन हाथ लेके जाते हैं तो एक अजीब सा साउंड उत्पन्न होता है। अर्थात क्या हुआ? उस टीवी की स्क्रीन के ऊपर आवेश आ गया है, उस टीवी की स्क्रीन पर आवेश आ गया है। तो यह है आपके पास में विद्युतीय प्रभाव। क्या है? विद्युतीय प्रभाव। कुछ समय तक ये माना जाता था कि आवेशों के ऊपर सिर्फ विद्युतीय प्रभाव है, लेकिन कुछ एक साइंटिस्ट था, उसने ये बताया कि विद्युत का चुंबक से जरूर कुछ संबंध है। उसने उसके लिए एक प्रयोग करके बताया। ये प्रयोग था कि अगर किसी बैटरी से अपन ने कोई परिपथ बनाया है, ये परिपथ बना दिया अपन ने, ये लिया पॉजिटिव और ये ले लिया नेगेटिव। अगर हम करते हैं इसके अंदर धारा प्रवाहित, और यहां पे मैं लगा देता हूं कुंजी, लगा देते हैं अपन, और इसके पास में अगर हम क्या करते हैं, एक चुंबकीय छड़ को रखेंगे, बहुत ही अल्प चुंबकीय छड़ को रखते हैं। जब ये ऑफ होती है कुंजी, जब इसको अपन ऑफ रखते हैं तो हम देखते हैं कि इसके अंदर कोई विक्षेपण नहीं है, विक्षेपण नहीं है।
अर्थात क्या हुआ, ये अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलती है। लेकिन जैसे ही इसके अंदर धारा प्रवाहित की जाती है, अर्थात जैसे ही हम क्या करते हैं, इसको ऑन करते हैं, तो यहां पर ये अपनी जगह से कुछ विक्षेपित हो जाती है, अपनी जगह से कुछ विक्षेपित हो जाती है, जो कि अपने आप में एक आश्चर्यचकित करने वाली घटना है। बिल्कुल होगा ही होगा। अब क्या देखा कि भाई ये जो चुंबक है अपनी जगह से हिल गया था, जबकि मैं जानता हूं कि चुंबक को हम 2 या 3 तरीकों से ही बिना हाथ लगाए हुए हिला सकते हैं। एक तो तरीका अपन जानते हैं कि भाई अगर हम चुंबक के पास में कोई दूसरी चुंबक लेके चले जाएंगे तो भी वो अपनी जगह से विक्षेपित हो सकती है। इसी प्रकार से अगर मैं कोई लोहे का कण उसके पास में लेके जाऊं, लोहे की पदार्थ लेके जाता हूं, तो भी वो क्या हो सकता है, अपनी जगह पे विक्षेपित हो सकता है। लेकिन यहां पे न तो अपन क्या लेके गए, लोहे का पदार्थ लेके गए, और न ही चुंबक लेके गए हैं, फिर भी अपनी जगह से हिल रही थी। तो ये बहुत शॉकिंग घटना थी। और किसके लिए? ओरस्टेड नाम के साइंटिस्ट के लिए। ओरस्टेड नाम के साइंटिस्ट ने ये प्रयोग किया था। अब देखिए कि होगी ही होगी। अगर मान लिया कि यहां पे एक चेयर रखी है और वो अपनी जगह से हिल जाए, तो अपने को भी तो क्या लगेगा, अजीब लगेगा ही। बहुत अजीब घटना थी ये। लेकिन ये कब हो रहा था? जब हम इसके अंदर धारा प्रवाहित कर रहे थे तभी हो रहा था। जब परिपथ को ऑन किया जा रहा था तभी हो रहा था। तब उसने बताया, हो ना हो, इस तार के चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होता है, अदृश्य क्षेत्र, जिसके कारण यहां पे चुंबक विक्षेपित होती है। और इस क्षेत्र को नाम दिया गया चुंबकीय क्षेत्र। क्या नाम दिया गया? चुंबकीय क्षेत्र इसको नाम दिया गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ, आवेश ने 2 गुण प्रकट किए हैं। पहला तो गुण है आपके पास में विद्युतीय गुण प्रकट किया है, और दूसरा किया है उसने चुंबकीय गुण को प्रकट किया है। तो मैं सीधा सीधा बोल सकता हूं कि आवेश, तो हम बोल सकते हैं कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुणधर्म है जिससे वह विद्युतीय तथा चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित करता है। एक बार रिपीट करेंगे, आवेश क्या है? किसी पदार्थ का वह गुणधर्म है जिससे वह विद्युतीय तथा चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो यह बात अपने को क्लियर हो जाती है। उसके बाद में हम देखते हैं कि भाई किसी भी वस्तु के ऊपर जो ये आवेशन का गुण आया है वो क्यों आ गया है, किस वजह से आया है, ये चीज हम देखेंगे। तो इसके लिए एक प्रयोग हमने भी किया होगा डेली लाइफ के अंदर। हमने क्या किया होगा कि जब गर्मियों के समय पर क्लास के अंदर अपन ने किया होगा कभी न कभी, जब हम स्केल को या पेन को हम घिसते हैं बालों से, तो वो आवेशित हो जाती है, जिससे हम क्या करते हैं कि छोटे छोटे जो डस्ट के पार्टिकल है, जो मिट्टी के कण है, या फिर हम छोटे छोटे क्या करते हैं, इस कागज के टुकड़े कर लेते हैं और उसके पास में लेके जाते हैं, तो कागज के टुकड़े उससे चिपकने लग जाते हैं। ठीक है, तो अब ये जो गुण है यही क्या कहलाता है, आपके पास में आवेश होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आवेश ने क्या किया, किसी वस्तु को हमने घिस दिया है, घर्षित कर दिया है। तो घर्षित करने से क्या कर रहा है, वो कणों को आकर्षित करने लग रहा है। तो इस वस्तु पर क्या हो गया है, ये वस्तु जो हो गई है वो आवेशित हो गई है। ठीक है नहीं? तो यहां पे अपन ने एक चीज तो देख ली कि घर्षण करने से किसी भी वस्तु पर क्या आता है, आवेश आता है, अर्थात विद्युतीय तथा चुंबकीय गुण प्रकट करने का गुण आ जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका कारण। कारण क्या है किसी भी वस्तु पर आवेशन का? तो एक चीज हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि भाई आपके पास में प्रत्येक पदार्थ जो बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि आपके पास में एक परमाणु है, इसका नाभिक यहां है और ये इसकी कक्षाएं हैं। ये ए नाभिक अपन ने ले लिया, एक परमाणु ले लिया। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहां पर है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हम जानते हैं कि नाभिक में है, और इस परमाणु के अंदर जो प्रोटॉनों की संख्या है वो मैंने मान ली 20 है, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, 20 है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी है, 20 है। ये सब में बराबर क्यों माना है? क्योंकि ये थॉमसन बाबा ने बोला है कि सभी पदार्थ विद्युततः उदासीन रहने का प्रयास करते हैं, अर्थात जितना उसके ऊपर प्रोटॉन होगा उतना ही क्या रहता है, सामान्यतः इलेक्ट्रॉन भी रहते हैं, ताकि वह उदासीन बना रहे। उदासीन का तात्पर्य है कि उसके ऊपर कोई आवेश ना हो, कोई गुण नहीं हो, विद्युतीय तथा चुंबकीय कोई इनमें से गुण नहीं प्रकट कर रहा हो, तो उस समय वह क्या होगा, उदासीन होगा। अब ऐसे ही अपन ने क्या किया है कि भाई यहां पे अपन ने बी ले लिया है, बी परमाणु ले लिया, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या मान लेता हूं, प्रोटॉनों की संख्या मानता हूं, वो है आपके पास में 30।
इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी मान लेता हूं 30 और न्यूट्रॉनों की संख्या भी 30 मान लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम जानते हैं कि ये नाभिक है, नाभिक के चारों ओर कक्षाएं हैं, यहां पे कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां पे भी कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो अब यहां पे भी कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। लेकिन टोटल इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 30, प्रोटॉनों की संख्या कितनी है 30, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है 30। सेम इसी के अंदर है आपके पास में, प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी है 20 है, न्यूट्रॉनों की संख्या भी 20 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 20। ये आप चाहे जितनी मान सकते हैं, मैंने 20 और 30 मानी है। तो अब क्या बताया इसका रीजन, जब ही हम इन दोनों को घर्षित करवाते हैं, घर्षित करते हैं, जैसा कि हाथों को अपन घर्षित कर रहे हैं, तो जब इसको हम घर्षित करते हैं बालों से, तो क्या होता है कि एक वस्तु के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बाह्य कक्षाओं के अंदर, वो क्या करते हैं, घर्षण से प्राप्त ऊष्मा को क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। क्या बोला मैंने कि जब हम दो वस्तुओं को घर्षित करते हैं तो घर्षण ऊष्मा उत्पन्न होती है, घर्षण ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये वाले और ये वाले, ये वाले और ये वाले, तो घर्षण से प्राप्त ऊष्मा को ग्रहण कर लेते हैं और ग्रहण करके एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं। तो मान लिया कि यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन घर्षित करने के पश्चात यहां से यहां तक स्थानांतरित हो गए, तो मान लिया कि ये 3 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए हैं। अब हम पाएंगे कि यहां पे प्रोटॉनों की जो संख्या है वो कितनी रह गई 20, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई प्रोटॉन कभी भी स्थानांतरित नहीं हो सकते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि प्रोटॉन कहां पे प्रेजेंट है, नाभिक में, और नाभिक से प्रोटॉनों को अलग करना, तोड़ना, जुदा करना बहुत ही मुश्किल है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है सामान्यतः। तो इस वजह से प्रोटॉन तो जा नहीं सकते और जो न्यूट्रॉनों का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि न्यूट्रॉन तो पहले से ही उदासीन है, तो इस वजह से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो अब यहां पे हमने देखा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को ग्रहण करके एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं। अब यहां पे तो हमने देखा कि प्रोटॉनों की संख्या अब भी कितनी है 20 है, क्योंकि गए तो कौन से हैं, अरे इलेक्ट्रॉन ही हैं। यहां से कौन से गए हैं, इलेक्ट्रॉन गए हैं यहां पे। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसी में जाए, इसमें से भी आ सकता है। वो डिपेंड करता है कि अपन ने दोनों पदार्थ कौन से लिए हैं, उनका कार्यफलन कौन सा है, लेकिन वो बाद की बात है। अभी की बात यही है कि जब घर्षित किया जाता है किसी वस्तु को, दो परमाणुओं को या फिर दो वस्तुओं को घर्षित किया जाता है, तो उनके परमाणुओं की बाह्यतम कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है वो घर्षण ऊर्जा को प्राप्त करके एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाएंगे। यहां से यहां तक स्थानांतरित हो गए, क्या कर सकते हैं। तो यहां से आपके पास में न्यूट्रॉनों की संख्या भी कितनी बची हुई है 20, और यहां पे जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ना, वो घटकर कितनी रह गई, 17 रह गई है। कितनी रह गई है, 17 रह गई है। इसी प्रकार से हम यहां देखते हैं तो प्रोटॉनों की संख्या तो अब भी कितनी है, 30 ही है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 3 बढ़ गई, तो बढ़कर कितनी हो गई, 33 हो गई है। और यहां पे आपके पास में ये न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, 30 है। तो यहां पे अपन ने देखा कि भाई जो चेंज जो आ रहा है ना, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनों की संख्या में आ रहा है। किस में आ रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में आ रहा है। तो इसलिए मैं बोल सकता हूं कि जो आवेशों का कारण होता है, किसी भी वस्तु के ऊपर आवेश आने के कारण है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, अर्थात इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण वस्तु आवेशित होती है। तो इलेक्ट्रॉनों के जो वस्तुओं के आवेशन का कारण क्या है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। अगर हमसे पूछा जाए कि कोई वस्तु है, उसके ऊपर ये जो विद्युतीय तथा चुंबकीय गुण आया है वो किस वजह से आया है, वो इस वजह से आया है कि भाई एक वस्तु से जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो गए हैं, जिसकी वजह से ये आवेशित हो गई है, जिसकी वजह से ये दोनों गुण प्रदर्शित करने लग गई है। बस बात ये ध्यान रखनी है कि आवेश क्या है, कोई वस्तु नहीं है जिसको आप देख सकें। आवेश क्या है, गुण है, जैसा कि मैंने बताया था, फेंकने वाला गुण, कई लंबी फेंकते हैं। ऐसे ही यहां पे आपके पास में इस वस्तु का गुण है कि वह विद्युतीय तथा चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित करती है।
तो यहां पे अपन ने देख लिया, तो ये चीज आपके पास में हो गई है। तो यहां पे अपन पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है और यहां पे अपने पास में क्या है, इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है। तो हम ये भी जानते हैं कि जो प्रोटॉन का जो आवेश होता है ना, वो होता है प्लस का 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कूलम, जबकि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो होता है माइनस का 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कूलम। ठीक बात, अरे जानते हैं ना ये बात। तो ये होता है, तो हमने देखा कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण समान होता है, परंतु यहां पर तो धनात्मक है और यहां पर क्या है, ऋणात्मक है। अर्थात प्रकृति जो है विपरीत है। प्रकृति क्या है, विपरीत। विपरीत प्रकृति का मतलब एक धनात्मक और एक ऋणात्मक है। तो यहां पे ऐसा होता है। तो अब यहां पे अपन देखेंगे कि भाई यहां पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जो रह गए हैं वो तो कितने हैं, 20 हैं, और इलेक्ट्रॉन कितने रह गए हैं, 17। तो कहने का मतलब प्रोटॉन क्या हो गए, ज्यादा हो गए इलेक्ट्रॉनों से। प्रोटॉन क्या हो गए, ज्यादा हो गए इलेक्ट्रॉनों से। तो 17 प्रोटॉनों का जो आवेश है वो 17 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन फिर भी कितने बचेंगे, 3 प्रोटॉन बचेंगे। तो प्रोटॉनों के ऊपर आवेश कैसा होता है, धनात्मक। तो इस कारण से धनात्मक आवेश इस वस्तु के ऊपर आ जाता है। इस वस्तु के ऊपर कौन सा आवेश आ जाएगा, धनात्मक आवेश आ जाएगा। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि भाई जिस वस्तु के ऊपर इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है वहां पे क्या आ जाता है, धनात्मक आवेश। इसी प्रकार से यहां पे देखो प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 3 है, और यहां पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 33। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है ना वो प्रोटॉनों की संख्या से क्या है, ज्यादा है। इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो प्रोटॉनों की संख्या से क्या है, ज्यादा है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए प्रोटॉनों की तुलना में। तो और कितने ज्यादा हैं, 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, और एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो ऋणात्मक है, तो तीनों पर भी कितना होगा, ऋणात्मक होगा। तो इस वजह से यहां पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों को त्याग रही है, जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों को त्याग रही है, तो वहां पर तो क्या आता है, धनात्मक आवेश, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रही है वहां पे क्या जाता है, ऋणात्मक आवेश। तो मैं लिख सकता हूं कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं भाई, आवेश जो होते हैं, आवेश के जो प्रकार निकल के आते हैं आपके पास में वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपके पास में धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश, ठीक है। तो धनात्मक आवेश का मतलब क्या हुआ कि जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों को दे रही है, एक छोड़ रही है, दूसरी वस्तु को दान दे रही है, वहां पे क्या आया, धनात्मक आवेश। लेकिन यह कहना एकदम उचित नहीं होगा। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन देने वाले को हम क्या बोलते हैं, धनात्मक बोलेंगे। बिल्कुल बोलेंगे, ऐसा होगा, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन देगा तो धनात्मक आएगा। लेकिन क्यों आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि वहां पर प्रोटॉनों की जो संख्या है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या से क्या हो गई, अधिक हो गई, जिसकी वजह से वहां पे क्या आया, धनात्मक हो गया। तो मैं धनात्मक आवेश का मतलब ये भी तो समझ सकता हूं, किसी वस्तु के ऊपर अगर कोई धनात्मक आवेश है, इसका मतलब क्या हुआ, वहां पर इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। तो मैं धनात्मक आवेश को ऐसा भी समझ सकता हूं कि इलेक्ट्रॉनों की कमी है उस वस्तु के ऊपर, ठीक है कि नहीं। यानी कि किसी भी वस्तु के ऊपर धनात्मक आवेश है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां पे हो ना हो इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाले गए हैं। ऐसा ही होगा ना। ऐसा ही अगर अपन इसके अंदर देखते हैं तो यहां पे क्या आया, ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश आया है। तो यहां पे ऋणात्मक आवेश क्यों आया है, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो गई, ठीक है कि नहीं। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जिस भी वस्तु, जो भी वस्तु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है वहां पे क्या आता है, ऋणात्मक आवेश आ जाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है, इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो गई है। तो इसलिए सामान्यतः बोल दिया जाता है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर धनात्मक आवेश, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर ऋणात्मक आवेश। लेकिन वास्तविकता में यह है कि जो इलेक्ट्रॉन देता है ना उसके ऊपर जो क्या होता है कि प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ज्यादा हो जाती है, और अर्थात इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से वहां पर तो क्या आता है, धनात्मक आवेश। और वह संख्या जहां पर इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो जाती है वहां पे क्या आता है, ऋणात्मक आवेश आ जाता है। तो यहां पे अपन ने देखा कि भाई आवेशन का जो कारण है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण किस प्रकार से हुआ ये भी अपन ने देख लिया, ठीक है। तो समझ में आई बात,
ठीक है। साथ साथ में मैं समझ रहा हूं कि आप लोग नोट कर रहे हैं। आपको इस चैनल के ऊपर कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा और आने वाले जो एग्जाम्स हैं उनके बारे में भी सारी डिटेल दी जाएगी, किस प्रकार के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार से हमें उनको सॉल्व करना चाहिए, किस प्रकार से नोट्स बनाने चाहिए, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला टॉपिक अपन लेते हैं, आवेशों के गुणधर्म। आवेशों के गुणधर्म, कहने का मतलब ये जो गुण है पहले से, इनके भी कुछ गुण होते हैं। ये जो गुण है, किसी वस्तु का गुण होता है आवेश, और इस गुण के भी कुछ गुण होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं आवेशों के गुणधर्म। तो चलिए बात करते हैं इसके ऊपर। तो सबसे पहला पॉइंट जो है आपके पास में निकल कर आता है वो होता है आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है। सदिश और अदिश के बारे में तो अपन जानते हैं, जिसका परिमाण हो लेकिन दिशा नहीं हो तो उन राशियों को अपन क्या बोलते हैं, अदिश राशियां बोलते हैं। वापस सुने, जिनका परिमाण हो लेकिन दिशा नहीं हो उन राशियों को हम क्या बोलते हैं, अदिश राशियां कहते हैं। तो यहां पे परिमाण तो होता है लेकिन इस आवेशन की कोई दिशा नहीं होती है, कौन सी पर्टिकुलर दिशा में यह आवेश आएगा इसका पता नहीं है। तो इस वजह से यह कैसी राशि है, एक अदिश राशि। ठीक है। दूसरा जो आपके पास में गुणधर्म होता है कि आवेश जो है एक व्युत्पन्न राशि है। आवेश एक व्युत्पन्न राशि है, कहने का मतलब वह राशियां हम जानते हैं व्युत्पन्न राशियों की, क्योंकि 11th क्लास में अपन ने पढ़ा है। व्युत्पन्न राशियां कौन सी होती है, बोलिए कमेंट के अंदर। वे राशियां जिनको, बोलिए, जो मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती हैं, उन्हीं राशियों को हम क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। वे राशियां जो कि मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती हैं, जैसा कि अपन जानते हैं धारा के परिभाषा से I बराबर कितना होता है, Q बट्टे T। तो Q बराबर जो निकल कर आता है वो निकल कर आता है I गुणा T। तो यहां पे अपन देख पा रहे हैं कि ये भी एक क्या है, मूल राशि, और ये भी क्या है, मूल राशि। तो दो मूल राशियों से मिलकर बना है आवेश, तो इस वजह से हम क्या बोलते हैं, आवेश एक कैसी राशि है, व्युत्पन्न राशि है। ठीक है। तो अगला अपन देखते हैं तीसरा पॉइंट, आवेश एक अदिश राशि है तो आवेशों का योगफल भी कैसा होगा, अदिश होगा। आवेशों का जो योगफल है, आवेशों का अदिश योगफल होता है, अदिश। आवेशों का अदिश योगफल होता है। अदिश योगफल को हम बीजगणितीय योगफल भी बोलते हैं। ठीक है। जो सामान्य अदिश योगफल का मतलब सामान्य योगफल, प्लस वाला प्लस में ऐड होगा, माइनस वाला माइनस में ऐड होगा। फॉर एग्जांपल, मान लिया कि आपके पास में एक ये वस्तु है और इसके मैंने माइनस का 10 कूलम आवेश दे दिया, फिर प्लस का 20 कूलम आवेश दे दिया, फिर माइनस का 3 कूलम आवेश दे दिया है। तो परिणामी जो आवेश निकलेगा, कुल आवेश जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, प्लस का 20 माइनस का 10 माइनस का 3। कहने का मतलब यहां पे कितना निकल के आया, 7 कूलम आवेश निकल के आया। ये सामान्य योगफल होता है जिसको हम अदिश योगफल बोलते हैं। अदिश योगफल अपन करते हैं। अब यहां पे अदिश क्या है, क्योंकि अपन जानते हैं कि सदिश योगफल अलग तरीके से होता है और अदिश योगफल क्या होता है, अलग तरीके से होता है। तो ये बात अपन ने इसलिए बता दी। फोर्थ पॉइंट है आपके पास में कि आवेशों का अदिश योगफल तो होता है, ठीक है, और एक होता है आवेश एक संरक्षित राशि है। संरक्षित राशि है। हम जानते हैं कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, आवेशों को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है। कहने का मतलब जो ऊर्जा का सिद्धांत है उसी प्रकार से है, ये एक संरक्षित है। फॉर एग्जाम्पल अपन ने पहले किया होगा, देखो पहले अंदर अपन ने क्या किया, यहां पे तुम देखो गौर से, तुम पाओगे यहां पे अगर मैं शुरू में देखूं, प्रारंभ में जो प्रोटॉनों की संख्या कितनी थी, 20 थी, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी थी, 20 थी। ठीक है कि नहीं। अब ये जो टोटल हो गई है वो 40 हो गई है, या फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 20 है। प्रोटॉन तो चेंज हो ही नहीं रहे, पहले 20 हैं, लेकिन जैसे ही अपन उसको क्या करते हैं, यहां पे तो 20 है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और यहां पर कितनी है, 30 है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 50 हो गए।
50 हो गए टोटल। अब यहां पे मैं देखता हूं कि जब मैं इसको घर्षित कर देता हूं, जब मैं आवेशित इसको कर देता हूं, तो आवेशित करने के बाद में आप पा रहे हो कि यहां पे तो बच गए कितने, 17, और यहां पे कितने हो गए, 33। तो यहां पे टोटल कितना हो गया, 50। तो कहने का मतलब जितने इलेक्ट्रॉन पहले थे उतने ही क्या है, घर्षण के बाद में भी है, आवेशित होने के बाद में भी है। बस फर्क ये पड़ा है कि कुछ इलेक्ट्रॉन इसके इधर चले गए हैं, लेकिन जो टोटल है वो तो क्या है, सेम टू सेम है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि आवेश एक कैसी राशि है, संरक्षित राशि है। ठीक है, तो आवेश एक संरक्षित राशि है, ये अपन ने देख लिया। अगला पॉइंट अपन देखते हैं कि अगला 5वां पॉइंट अपन देखते हैं कि समान प्रकृति के जो आवेश हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, ये अपन ने पढ़ा भी होगा कि धनात्मक एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या बताया अपन ने, समान प्रकृति के तो क्या बताया कि समान प्रकृति के, कहने का मतलब अगर धनात्मक है और ये धनात्मक है तो इन दोनों के मध्य क्या लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा, एक दूसरे से दूर जाएंगे, रिपेल होंगे। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि चुंबक के अंदर अगर मैं नॉर्थ सिरा नॉर्थ के पास में लेके जाता हूं तो वो प्रतिकर्षित होते हैं, दूर भागते हैं एक दूसरे से। तो प्रतिकर्षण का मतलब दूर भागना, ठीक है कि नहीं। तो आपका और पढ़ाई का प्रतिकर्षण नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, यहां पे आवेश तो क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि यहां पे धनात्मक व ऋणात्मक आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है कि नहीं। तो ये बात अपन ने देख ली है। तो अब अपन ने देख लिया कि भाई जो समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो अगले पॉइंट के ऊपर चलते हैं। जो अगला पॉइंट है आपका वो है आवेश एक निश्चर राशि है। अब निश्चर का मतलब क्या हुआ, निश्चर का मतलब है कि आवेश कण के वेग पर निर्भर नहीं करता है, आवेश कण के वेग पर निर्भर नहीं करता है। यहां से तुम्हें याद आ रहा होगा सापेक्षिकता का सिद्धांत। हम जानते हैं कि सापेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान है वो निर्भर करता है कण के वेग पर। कहने का मतलब अगर कोई वस्तु स्थिर है, अगर वह चल रही है तो उसका वेग जो है स्थिर अवस्था से परिवर्तित हो जाता है। यही था सापेक्षिकता का सिद्धांत। तुम्हें फॉर्मूला याद होगा, m बराबर m0 1/√1 - का v²/c²। कहने का मतलब इस फॉर्मूले के अनुसार द्रव्यमान चेंज होता है वेग के साथ में, द्रव्यमान परिवर्तित होता है वेग के साथ में, लेकिन आवेश परिवर्तित नहीं होता है। अर्थात अगर कोई कण गति कर रहा है, इसके ऊपर 10 कूलम आवेश है, यह पहले तो स्थिर है, अगर यह गति करने लग जाए, ये गति करने लग जाए, तब भी इसके ऊपर आवेश कितना रहेगा, 10 का 10 ही रहेगा, कोई चेंज इसके ऊपर नहीं आएगा। तो मैं बोल सकता हूं कि जो आवेश का स्थिर अवस्था में मान होगा, स्थिर अवस्था में जो मान होगा वही क्या होगा, आवेश का गतिमान अवस्था में मान होगा। बात समझ में आ रही है। तो यहां से अपन ने ये देखा कि आवेश एक कैसी राशि है, निश्चर राशि है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला 6 पॉइंट पढ़ लिए हैं अपन ने, है ना। 7th पॉइंट की बात करते हैं। आवेश एक क्वांटीकृत राशि है, आवेश एक क्वांटीकृत, आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। तो आवेश क्वांटीकृत है, क्वांटीकरण का मतलब क्या है पहले वो देखते हैं। जैसे कि आप लोगों को याद हो थोड़ा बहुत, तो हमने पढ़ा होगा कि प्रकाश जो है वो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में पाया जाता है, और हर पैकेट को हम क्या बोलते थे, फोटोन बोलते थे। ठीक है, ऐसा ही आपके पास में है कि आवेश भी है वो छोटे छोटे पैकेट के रूप में पाया जाता है, छोटे छोटे पैकेट के रूप में वो प्राप्त होता है, एक साथ गुच्छा नहीं होता है, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होता है। तो उसे ही अपन क्या बोलते हैं, आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। और एक पैकेट का नाम
यहां पे होता है एक क्वांटा। क्या होता है? एक क्वांटा। तो आवेश का क्वांटा, आवेश का क्वांटा, क्वांटा का मतलब क्या हुआ? अगर आवेश छोटे छोटे पैकेट के रूप में पाया जाता है तो सबसे छोटा पैकेट है उसको हम क्या बोलेंगे? आवेश का क्वांटा, जो कि होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। तो कहने का मतलब आवेश क्या है? छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में पाया जाता है और प्रत्येक पैकेट को एक क्वांटा कहते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर प्राप्त होता है। और इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है वो निकल के आता है Q बराबर प्लस माइनस का NE। ये फॉर्मूला आपके पास में आवेश का निकल के आएगा। ठीक है बात। अब यहां पे ये दिक्कत आती है, काफी बच्चे पूछते हैं कि सर ये प्लस माइनस NE कहां से आया, कैसे डेराइव किया अपन ने फॉर्मूला? ये कोई डेराइव नहीं किया है, ये एक सिंपल समझने की चीज है, सिंपल समझने की चीज है। तो यहां पे मैं बता दूं, आपको डिस्क्राइब करता हूं। तो यहां पे प्लस माइनस तो अपन जानते हैं कि आवेश धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक व ऋणात्मक हो सकता है। ठीक बात। अब यहां पे n जो है, n वो क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो कि पूर्णांक होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए। पूर्णांक क्यों भाई? पूर्णांक मतलब या तो 1, 2, 3 इस टाइप से होगा, कभी भी नहीं होगा कि 3.5 है, 3.5 है। कभी भी जो n का मान नहीं होगा ऐसा, q का मान हो सकता है, n का मान क्या नहीं होगा? कभी भी पॉइंट्स के अंदर नहीं होगा, पूरा का पूरा क्या होगा? पूर्णांक होगा, पूर्ण अंक होगा वो। क्यों? क्योंकि अपन जानते हैं कि भाई सबसे छोटा पैकेट ही क्या है? इलेक्ट्रॉन है, क्वांटा है ना? उससे भी छोटा क्या करेंगे हम? सबसे छोटा निकल के आ गया, तो इससे ज्यादा छोटा नहीं हो सकता। तो इसलिए आपके पास में जो आवेश है कि क्या है? क्वांटीकृत राशि है, और n यहां पे पूर्णांक है, और E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश जो कि होता है माइनस का 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कूलम। तो ये आपके पास में निकल के आता है। अब हम बात करते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ, तो अपन देखते हैं इसके बारे में कि कैसे आया होगा ये फॉर्मूला। तो मान लेते हैं कि आपके पास में भाई, आपके पास में क्या है? मान लेते हैं कि 20 बॉल हैं, बॉल्स हैं, ठीक है, और एक बॉल का जो द्रव्यमान है ना वो 1 kg है। मान लेते हैं एक बॉल का जो द्रव्यमान है, मान लिया कि लोहे की बॉल है, जरूरी नहीं कि टेनिस की ही बॉल है। तो यहां पे आपके पास में एक बॉल का द्रव्यमान है 1 kg। तो अब ये बोला जाए कि भाई आपके पास में जो टोटल द्रव्यमान कितना होगा, टोटल मास कितना होगा? आपको क्या दे रखा है? 20 बॉल दे रखी है, बॉलों की संख्या दे रखी है जो कि एक पूर्णांक है, और एक बॉल का ये भी दे रखा है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश भी दे रखा है। वापस देखिए आप, यहां पे भी सेम टू सेम सिनेरियो है कि भाई Q जो है वो कितना है? Ne है। Q बराबर कितना है? Ne। यहां पे n तो क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो कि एक पूर्णांक है, और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। ठीक बात। ऐसे ही अपन बात कर रहे हैं कि यहां पे आपके पास में 20 क्या है? बॉल है, और एक बॉल का द्रव्यमान कितना है? 1 kg है। तो बताइए कि टोटल द्रव्यमान कितना होगा? तो हम जानते हैं कि टोटल कितना होगा? n गुणा एक बॉल का द्रव्यमान, बॉलों की संख्या, ये तो क्या है? बॉल्स की संख्या, और 1 से मैं इसको गुणा कर दूंगा, तो यहां पे कितना निकल के आएगा? बोलो 20 kg। बोलो ये भी कोई बताने की बात है? तो यहां से ये कोई फॉर्मूला बना नहीं है, ये अपने आप है, अंडरस्टूड फॉर्मूला है, अपने आप में ही क्या है? एक सामान्य फॉर्मूला है, और ऐसी मैथमेटिक की कैलकुलेशन अपन करते रहते हैं काफी बार। तो इस प्रकार से ये आपके पास में निकल के आया है Q बराबर Ne। ठीक है बात। तो यहां से अपन ने सिंपल देखा कि भाई यहां से अगर अपन रिवाइज करते हैं शुरू से, तो यहां पे अपन देख रहे हैं कि भाई यहां पे अपन ने देखा कि सबसे पहले स्थिर वैद्युतिकी क्या है? तो भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं वह क्या कहलाती है? स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। तो यहां पे आवेश के बारे में अपन ने देखा था। आवेश क्या है? किसी पदार्थ का वह गुणधर्म जिससे वह विद्युतीय तथा चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित करता है, वही गुणधर्म क्या कहलाता है? आपके पास में आवेश कहलाता है किसी पदार्थ का। अब विद्युतीय गुणधर्म के बारे में मैंने बताया, एग्जाम्पल चिंगारी है, इस प्रकार के एग्जाम्पल बताएं। चुंबकीय गुणधर्म के लिए अपन ने एक एग्जाम्पल पढ़ा जो कि ऑरस्टेड ने बताया था।
किसने बताया था? ओरस्टेड बाबा, मैं इसको बाबा बोलता हूं, ज्यादातर साइंटिस्टों को बाबा ही बोलना चाहिए। तो यहां पे आपके पास में ओरस्टेड बाबा ने ये चीज बताई थी। तो यहां पे अपन बात करते हैं कि वह गुणधर्म, किसी पदार्थ का वह गुणधर्म होता है जिससे वह विद्युतीय तथा चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित करता है, तो वह कहलाता है आपके पास में आवेश। इसके बाद में अपन देखते हैं भाई, यहां पे देखा कि भाई आवेशन का कारण क्या है। आवेशन के कारण के अंदर हमने देखा कि जब दो वस्तुओं को घर्षित किया जाता है, जब दो वस्तुओं को घर्षित किया जाता है तो एक वस्तु के अंदर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन घर्षण से प्राप्त ऊष्मा को ग्रहण करके एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक वस्तु के ऊपर तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। कमी होने का मतलब क्या हुआ? वहां पर तो धनात्मक आवेश आ जाता है, तथा जहां पर भी इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो जाती है वहां पर क्या आ जाता है? ऋणात्मक आवेश आ जाता है। क्लियर? ठीक है, तो यहां पे अपन ने ये पढ़ लिया। इसके बाद में अपन ने पढ़ा भाई यहां पर आवेशों के गुणधर्म। तो आवेशों के गुणधर्म में अपन ने कुछ गुणधर्म बताया कि आवेश एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। उसके बाद में बताया आवेश एक व्युत्पन्न राशि है, क्योंकि दो मूल राशियों की सहायता से उसको बनाया गया है। ऐसे ही में अपन बात करते हैं कि आवेश एक संरक्षित राशि। कहने का मतलब अपन ने देखा कि आवेश जितना पहले होता है उतना ही बाद में भी होता है, तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस वजह से आवेश एक कैसी राशि है? संरक्षित राशि है। और यह बात तो अपन जानते ही हैं कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। ठीक है, और अगला अपन ने बताया कि आवेश एक निश्चर राशि है। भाई निश्चरता का मतलब मैंने बताया कि आपको यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आवेश की निश्चरता से क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है, क्या होता है आवेश की निश्चरता। तो आवेश की निश्चरता मैंने सिंपल बताई है। आवेश जो है कण के वेग पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात जितना कण का वेग, जितना स्थिर अवस्था में कण का आवेश होता है उतना ही गतिमान अवस्था में भी कण का आवेश होगा। तो वेग पर निर्भर तो बिल्कुल नहीं कर रहा है। इसके बाद में अपन ने देखा कि भाई आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। कैसी राशि? आवेश एक क्वांटीकृत राशि है, अर्थात आवेश छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में, पैकेट्स के रूप में पाया जाता है। उसको ही अपन क्या बोलते हैं? आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। और एक आवेश का जो छोटा से छोटा टुकड़ा होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं। तो चलिए अपन एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन ऐसे बोल दिया जाए कि भाई एक कूलम आवेश में 1 कूलम आवेश के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम ज्ञात कर देते हैं बिना किसी देरी के। तो देखते हैं सॉल्यूशन अपन करते हैं। सॉल्यूशन अपन कर रहे हैं कि भाई यहां पे हम जानते हैं कि Q बराबर कितना होता है? प्लस माइनस का N। अरे आवेश का क्वांटीकरण पढ़ा है अपन ने। तो N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो कि निकालनी है। दिया हुआ अपन लिखते हैं। सबसे पहले क्या क्या दे रखा है उसकी बात कर लेते हैं अपन। जब भी आपको रिप्रेजेंटेशन करना होगा, जब भी अपने बोर्ड्स में मार्क्स बनाना चाह रहे हैं, तो आपको रिप्रेजेंटेशन पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। भाई आपको लिखना पड़ेगा हर चीज स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं कि आप शॉर्टकट में कर देते हैं तो वो जो मार्क्स है वो भी आपको शॉर्टकट में ही दे देगा। तो बाद में आपके पास में कई बार प्रॉब्लम आती है कि सर मेरा जो सही था वो 95 का था, 98 का था, लेकिन मेरे आए हैं 78। उसका कारण क्या है? आपने वो काम शॉर्टकट में किया होगा, आपने उसको अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं किया होगा, अगले टीचर को खुश नहीं किया होगा, इस वजह से ऐसा करता है। बताइए कि क्या अंतर है आपके प्रेजेंटेशन में और बाकी के बच्चों के प्रेजेंटेशन में? कोई फर्क नजर नहीं आएगा। तो वो क्यों देगा आपको एक्स्ट्रा मार्क्स? जबकि वो तो उसको देगा ना जिसका काम अच्छा है, साफ है, सुंदर है और उसने अच्छे से रिप्रेजेंट करके उसको अच्छे से व्यवस्थित करके दिया है, उसको देगा। सिंपल सी बात है। तो इसी वजह से हमारे पास में भी एक सिनेरियो बन जाता है कि आप उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करना सीखें। जब रिप्रेजेंटेशन अच्छा होगा तो उस टाइम पे आपकी स्थिति यह होगी कि जितना आपने सही किया है उतने के उतने मार्क्स आपको मिलेंगे। तो चलिए अपन देखते हैं दिया हुआ क्या है आवेश का मान। तो ये हो गया 1 कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं कि 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कूलम इसका परिमाण है। तो यहां पे मैं निकालूंगा N बराबर Q बट्टा E। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है अपने को, वो तो माइनस में तो आएगी नहीं। काफी बच्चे बोलते हैं कि सर यहां पे माइनस क्यों नहीं रखा अपन ने? माइनस रख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है ना, तो संख्या तो माइनस में होगी नहीं। तो यहां पे मैं ज्ञात कर रहा हूं, यहां पे मैं ज्ञात कर रहा हूं कि भाई यहां पे आया 1 बट्टा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19।
यहां पे इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये ऊपर जाएगा तो 10 गुणा 10 की पावर 18 लिखता हूं और उसको लिखता हूं 1.6। अगर यहां पे ये पॉइंट हटा के यहां पे 100 लिख देता हूं तो 100 में भाग देते हैं 16 का गुणा 10 की पावर 18, तो कहने का मतलब कितना होगा, ये आंसर आता है 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन के अंदर एक कूलॉम आवेश के अंदर 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब कुछ बच्चे से पूछते हैं कि सर ये तो पॉइंटों में आ गया, तो पॉइंटों में आ गया तो ताऊ ये तो देखो 10 की पावर 18 भी तो है साथ में, पॉइंट को हटा नहीं देगा क्या, है ना। तो ये बात अपने को समझनी चाहिए कि भाई क्यू जो एन है अभी भी क्या है, पूर्णांक ही है, लेकिन यहां पे पावर्स में अपने उसको कन्वर्ट कर दिया है, तो इसकी वजह से ऐसा आता है। तो बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। जो साथ साथ में कंप्लीट नोट्स बनाने हैं, इसके साथ साथ में अगर फिर भी आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको पीडीएफ नोट्स वहां से आप गेन कर सकते हैं। और यहां पे ये चीजें आप रेगुलर अपन लिखते जाएंगे। अगर अपन कॉपी के अंदर नोट्स बनाते जाएं तो डेफिनेटली एंड तक आपकी फिजिक्स बहुत अच्छी हो जाएगी और आपको मार्क्स के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा, आपको सारी की सारी चीजें समझ में आएगी। और एक बात मैंने बीच में बोली थी कि अगर जैसे ही आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आए तो है ना, आप पहले बता दें मुझे कमेंट के अंदर कि ये चीजें समझ में नहीं आई है सर, ताकि हम उसको वापस रिवाइज कर दें। ठीक है, चलो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और जिस भी जरूरतमंद स्टूडेंट है उसको ये शेयर जरूर करें और लाइक और कमेंट जरूर करते हैं ना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।